नमस्कार साथियों, आज हम क्रिया के विषय में पढ़ेंगे। पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषणों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम क्रिया के विषय में पढ़ेंगे। ये जो लास्ट है विकारी शब्दों में, जो 4 विकारी शब्द होते हैं उसमें लास्ट हमारा क्रिया है। तो क्रिया के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पढ़ने से पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो क्रिया है इससे क्वेश्चन आता ही आता है। कोई से भी एग्जाम में आप दोगे, कोई सा भी एग्जाम दोगे तो निश्चित आपको इससे एक क्वेश्चन मिलेगा। और इसमें भी जो क्रम के आधार पर क्रिया है उसमें से आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, और दूसरे जो संरचना के आधार पर जो क्रियाएं होती है उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन वो तो क्या दिख जाती है कि अपन को उसमें पहचान मिल जाती, लेकिन सकर्मक और अकर्मक जो कर्म के आधार पर विभाजित है उनमें से अधिक पूछा जाता है, क्योंकि वो हमें समझ नहीं होती वो क्रिया। तो देखते हैं, वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्रिया यानी यहाँ क्री धातु से बनती है। जो संस्कृत का जो क्री धातु है उससे ये क्रिया का निर्माण होता है। क्री का मतलब करना होता है, करना। क्रिया का मतलब करना, यानी कोई भी काम, किसी भी काम को हम करते हैं या कोई काम होता है तो वो क्रिया कहलाती है। तो इसका परिभाषा देखेंगे। वाक्य में किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। यानी वह शब्द जो हमें करने या किसी कार्य को करने या किसी कार्य का होने का बोध कराते हैं वो शब्द क्रिया कहलाते हैं। और क्रिया के बिना जो वाक्य है वो पूर्ण नहीं होता, वो वाक्य अपूर्ण होता है। अगर क्रिया के बिना हम वाक्य को लिखते हैं तो वो वाक्य नहीं होकर के वो वाक्यांश होता है। तो इसलिए क्रिया से हमारा जो वाक्य है वो पूरा होता है। क्रिया किसी कार्य के होने या करने का बोध कराती है, वो शब्द क्रिया कहलाते हैं। अब क्रिया के भेद हैं। क्रिया के भेद देखना साथियों। इसमें प्रयोग के आधार पर और एक है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर इसको कर्म के आधार पर लिखेंगे, कर्म के आधार पर। और ये संरचना, इसको अपन प्रयोग के आधार पर भी कह सकते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया का विभाजन किया है, उसके बाद में संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया का विभाजन किया है। तो हमारा कर्म के आधार पर जो क्रिया का विभाजन है वो बहुत मोस्ट है। वैसे तो इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं क्रिया के, लेकिन ये थोड़े सरल पड़ते हैं, ये थोड़े कठिन होते हैं। तो हमें ज़्यादा लोड लेना नहीं है और इसको हम आसान तरीके से सीखेंगे। देखिए आगे चलते हैं। इसको हम मिटा देता हूँ, आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। कर्म के आधार पर जो क्रिया है वो देखेंगे हम। कर्म के आधार पर जो क्रिया है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया,
और एक क्रिया होती है अकर्मक। एक क्रिया होती है साथियों अकर्मक, एक होती है सकर्मक। अब जो सकर्मक है उसको भी दो भागों में विभाजित कर दिया, एक कर्मक और द्विकर्मक। यानी इसमें एक कर्म होता है और इसमें दो कर्म होता है। इसमें दो कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है, एक मुख्य कर्म होता है। तो इस प्रकार से क्रिया को कर्म के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो पहले हम देखेंगे सकर्मक क्रिया देखेंगे। सकर्मक क्रिया देखेंगे। देखो सकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक क्रिया इसके नाम से ही बोध हो रहा है, यानी कर्म के सहित, कर्म सहित, यानी जिसमें कर्म होना आवश्यक है, जिसमें कर्म होना आवश्यक है वह क्रिया जिसके संपन्न होने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। साथियों क्रिया जो सकर्मक क्रिया है उसमें कर्म की आवश्यकता होती है, बिना कर्म की क्रिया पूरी नहीं हो सकती। और इसका जो फल है क्रिया का, सकर्मक क्रिया का जो फल है कर्म पर पड़ता है। अगर किसी वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है तो वो क्रिया सकर्मक क्रिया होगी। और साथियों एक क्रिया होती है उसमें मूल धातु में ना जोड़ दिया जाता है, ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। यानी कि मूल धातु, जैसे कि देख मूल धातु है, उसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा देखना, ये क्रिया है। सुन प्लस ना जोड़ दिया तो क्या हो गया सुनना। यानी कि जिसमें भी पीछे ना आ रहा है वो सब क्रियाएं हैं। तो जो मूल धातु में ना जोड़ने पर क्रिया बनती है, ये हमें याद रखना है क्रिया का, कि मूल धातु में न जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। तो अब हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। इसमें जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, हमें कर्म याद रखना है। जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पे पड़ रहा है तो वो क्रिया सकर्मक क्रिया होगी। अब हम देखें एक ये इसमें ऐसे भी हम बात करें कि एक ट्रिक है इसकी कि हम क्या या किसको से प्रश्न करने पर उत्तर आता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। यानी हम क्या या किसको शब्द से
अगर हम क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अगर उसका उत्तर आ जाता है तो वो क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि अपन एक उदाहरण लिखेंगे, राम पत्र लिखता है। तो लिखना क्रिया क्या है? सकर्मक है, क्योंकि वो कुछ न कुछ तो लिख ही रहा है, बिना लिखे क्रिया पूरी नहीं हो रही। अब इसका अपन प्रश्न करते हैं कि राम क्या लिख रहा है। राम क्या लिखता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? पत्र। इसका उत्तर क्या आ रहा है? पत्र। राम क्या लिख रहा है? तो पत्र लिख रहा है। तो ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें लिखने का काम हो रहा है और जो ये पत्र है, पत्र लिखा जा रहा है, जो कर्म है, प्रदान है इसमें, क्योंकि इस क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है, क्योंकि ये जो लिखने का काम क्या हो रहा है? पत्र लिखा जा रहा है। पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है? राम के द्वारा। तो राम करता है, कर्ता पे ये फल नहीं पड़ रहा, फल किस पे पड़ रहा है? इसका पत्र पर, क्योंकि लिखा क्या जा रहा है? पत्र लिखा जा रहा है। तो जिस पर जो ये क्रिया में, इस वाक्य में जो क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है। तो ये क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया। और देखेंगे इसके उदाहरण हम। लड़के ने बेर खाए। अब अपन इसका मान लो क्वेश्चन बनाते हैं, तो लड़के ने क्या खाए? तो क्या खाए? यहां उत्तर आ जाएगा बेर खाए। बेर क्या आ गया? यहां पर बेर उत्तर आ गया। तो ये खाना क्रिया है, ये बिना खाए पूरी नहीं होती। अगर हम कहते हैं खाए, तो क्या कुछ न कुछ तो खाया ना, तो ये तभी जाके पूरी होगी क्रिया, तब जा कुछ इसमें कर्म होगा। बिना कर्म की क्रिया पूरी नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने लिखा, राम अखबार पढ़ रहा है। अब पढ़ना क्रिया अखबार के बिना पूरी नहीं हो रही, यानी पढ़ने कोई सामग्री होगी तभी जाकर के पढ़ना क्रिया पूरी होगी। राम क्या पढ़ रहा है? तो यहां उत्तर आ गया, इसका क्या आ गया? अखबार। क्या आ गया यहां पर? अखबार। अब जैसे मैंने लिखा, राधा बच्चे को पीट रही है। राधा बच्चे को पीट रही है। तो ये भी कौन सी पीटना क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया। देखो इसमें अब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे कि राधा किसको पीट रही है? तो यहां आंसर आ गया इसका बच्चा। बच्चे को पीट रही है। किसको पीट रही है? बच्चे को। तो ये कर्म हो गया। इसका फल किस पे पड़ रहा है? पीटना क्रिया का बच्चे पर। पीट कौन रही है? राधा। राधा कर्ता हो गई, लेकिन कर्ता पर फल इसका नहीं पड़ करके बच्चे पर इसका फल पड़ रहा है, इसलिए ये क्रिया कौन सी हो गई? सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। इसके दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, वो देखेंगे। इसको आप लिख लें। सकर्मक क्रिया के जो भेद हैं उनके बारे में देखेंगे। एक कर्मक क्रिया क्या होती है और द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। एक कर्मक क्रिया जिस क्रिया में यह वाक्य लिख दो आप, जिस वाक्य में एक कर्म होता है उस
के की क्रिया एक कर्मक होगी, एक कर्मक होगी। यानी जिस वाक्य में एक कर्म होगा उस वाक्य की क्रिया एक कर्मक होगी। जैसे कि रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें एक ही कर्म है पुस्तक, तो ये एक कर्मक क्रिया है। राधा खाना खाती है, इसमें खाना एक ही कर्म है, तो ये भी एक कर्मक क्रिया होगी। जिसमें एक कर्म है, जिस वाक्य में एक कर्म है उस वाक्य की क्रिया एक कर्मक होगी। आगे देखेंगे द्विकर्मक क्रिया के बारे में। यानी कि जिस वाक्य में कर्म एक ही है तो उस वाक्य की क्रिया एक होगी, एक कर्मक होगी। अब हम द्विकर्मक के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको पता है द्विकर्म में दो कर्म होंगे। द्विकर्मक क्रिया जिस वाक्य में दो कर्म हो उस वाक्य की क्रिया द्विकर्मक होगी। यानी जिस वाक्य में दो कर्म हैं उस वाक्य की क्रिया द्विकर्मक होगी। देखो इसके उदाहरण देखेंगे। राजा ने प्रजा को दान दिया, तो यहां पर प्रजा एक कर्म हो गया और एक कर्म कौन सा हो गया? दान। एक कर्म कौन सा हो गया? दान। देना क्रिया है। कौन सी क्रिया है? देना क्रिया है। इसमें दो कर्म हैं कि दान किसको दे रहा है? राजा प्रजा को दे रहा है, तो राजा देने वाला है, इसमें प्रजा को दे रहा है और एक क्या दे रहा है? दान दे रहा है। तो इसमें प्रजा तो गौण कर्म है, जो सजीव है वो गौण कर्म, गौण कर्म जो सजीव वो गौण कर्म, और निर्जीव है वो मुख्य कर्म। यानी कि दिया क्या जा रहा है? दान दिया जा रहा है। मुख्य चीज तो वही है, लेकिन किसको दिया जा रहा है? प्रजा को दिया जा रहा है, तो वो गौण कर्म है। ये गौण कर्म है और ये मुख्य कर्म है। अब देखो, अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछता है, जो प्रश्न है वो मुख्य कर्म है और छात्र है वो गौण कर्म है। जो सजीव है यानी कि ये भी कर्म है और ये भी कर्म है, पूछने की क्रिया दोनों पे ही संपन्न हो रही है, तो ये द्विकर्मक क्रिया है। मुख्य क्रिया क्या है? प्रश्न है। मुख्य जो कर्म है वो प्रश्न है और गौण कर्म क्या है? छात्र है। तो इसलिए इसमें पूछना क्रिया द्विकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें दो कर्म हैं। और देख लेते हैं उदाहरण। छात्र को गृह कार्य दिया, गृह कार्य दिया, देना, किसने दिया? किसी ने दिया होगा, तो अध्यापक ने छात्र को गृह कार्य दिया। अगर मान लो अध्यापक भी नहीं आ रहा उसमें और कहते छात्र को गृह कार्य दिया, तो वो भी द्विकर्मक क्रिया है, क्योंकि उसमें जो कर्ता है, जो देने वाला है, वो दिख नहीं रहा, उसका लोप हो गया, लेकिन फिर भी जो क्रिया क्या है? द्विकर्मक है। ये भी ध्यान रखना है। जैसे लिखा अपन ने, छात्र को गृह कार्य दिया। अब कोई कहेगा कि छात्र तो करता है, लेकिन करता नहीं, यहां पर क्या है? कर्म है, और ये भी क्या है? कर्म है। तो ये तो मुख्य कर्म है और ये गौण कर्म है।
क्योंकि देने का काम कौन कर रहा है? अध्यापक कर रहा है। अध्यापक यहां पर दिया नहीं है, तो जो करता है उसका लोप कर दिया, लेकिन जो क्रिया है उसमें ये देखना पड़ेगा हमें वाक्य में कि इसमें कर्म दो है। ठीक है, तो ये जो क्रिया है द्विकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे कि जमींदार ने किसान को ऋण दिया, तो ऋण मुख्य कर्म और किसान गौण कर्म। इस प्रकार से ये जो क्रिया है वो द्विकर्मक क्रिया है। अब हम आगे देखेंगे जो क्रिया अकर्मक क्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। वो देखो अकर्मक क्रिया, ये दोनों ही क्रिया पूछी जाती है, अकर्मक और सकर्मक। द्विकर्मक क्रिया में तो हमें पता चलेगा कि दो कर्म होगा, एक गौण कर्म होगा और एक मुख्य कर्म होगा। अब देखेंगे हम अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है या जिस क्रिया को संपन्न होने में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उस वाक्य की क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। क्योंकि इसमें कर्म नहीं होता है। अगर कर्म होगा तो क्रिया का फल कर्म पे पड़ेगा। इसमें कर्म नहीं होता है, इसलिए कर्ता का फल किस पे पड़ता, क्रिया का फल किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है, क्योंकि कर्ता प्रभावित होता है इसमें। जैसे कि हमने लिखा कि बच्चा रो रहा है। अब इसमें जो रोना क्रिया है वो कौन कर रहा है? स्वयं कर्ता कर रहा है, स्वयं कर्ता कर रहा है क्रिया, और रो खुद करता ही रहा है, कोई दूसरा नहीं रो रहा है। तो ये क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया। जैसे चिड़िया उड़ रही है, या आसमान लिख दो आप, आसमान में उड़ रही है। अब इसमें कर्म नहीं है। आप कहोगे कि ये आसमान क्या है? आसमान इसका आधार है, अधिकरण। जो अपन कारक पढ़ते हैं उसमें ये अधिकरण कारक है। तो आसमान में उड़ रही है, उसका आधार है वो उड़ने का, बाकी वो कर्म नहीं है। तो उड़ने का जो काम कौन कर रहा है? खुद चिड़िया कर रही है। उड़ने का काम कौन कर रही है? खुद चिड़िया कर रही है। तो इसलिए जो उड़ना क्रिया है वो क्या है? अकर्मक क्रिया। अब देखो, अगर इसी क्रिया को हम दूसरी तरह लिखें कि राम ने चिड़िया को उड़ाया, अब यहां भी उड़ना क्रिया ही है, उड़ाना। तो उड़ाना क्रिया है वो सकर्मक क्रिया। क्यों? क्योंकि किसको उड़ा रहा है? वो चिड़िया को उड़ा रहा है। कौन उड़ा रहा है? राम करता है, लेकिन इस पर किस पर इसका प्रभाव पड़ रहा? उड़ कौन रही है? चिड़िया उड़ रही है। उड़ने काम कौन कर रही है? चिड़िया कर रही है। तो यहां पर कर्म आ गया, कर्ता यहां पर काम नहीं कर रहा, केवल चिड़िया क्रिया कर रही है। उड़ने की क्रिया कौन कर रही है? चिड़िया कर रही है। तो यहां पर ये उड़ाना क्रिया है वो सकर्मक होगी। ये क्रिया कौन सी हो जाएगी अब? सकर्मक। जैसे कि बच्चा रो रहा है, लेकिन अगर बच्चों को रुला रहा है, बच्चों को रुला रहा है, तो वो क्रिया कौन सी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। यानी कि बच्चा, वो फिर रुलाने वाला खुद नहीं रो रहा, क्योंकि वो कर्म कर रहा है। जो कर्म कौन कर रहा है? फिर कर्म बच्चा कर रहा है, क्रिया को कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है।
तो जो रुलाने वाला जो कर्ता है, रुलाने वाला तो कौन हो गया? कर्ता हो गया, और रोने वाला कौन हो गया? बच्चा हो गया। तो बच्चा को क्या हुआ? कर्म हुआ। तो इस प्रकार से वो सकर्मक हो जाएगी। तो जैसे कि बच्चे हंस रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं, तो हंसना क्रिया कौन कर रहे हैं? खुद कर्ता कर रहा है। हंसना का काम कौन कर रहा है? खुद करता है, वो कर रहा है। तो ये क्रिया अकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर इसको ऐसे लिखेंगे, कवि बच्चों को हंसा रहा है, तो यहां पर ये जो हंसा रहा है, किसको हंसा रहा है? बच्चे को हंसा रहा है। भाई अपन अगर मान लो हम प्रश्न करेंगे कि कवि किसको हंसा रहा है, तो उसका उत्तर क्या आएगा? बच्चों को। तो हंसने का काम बच्चे कर रहे हैं, लेकिन हंसा कौन रहा है? दूसरा हंसा रहा है। कार्य कर्ता कौन है इसमें? दूसरा है, लेकिन क्रिया कौन कर रहा है? दूसरा कर रहा है। तो इसलिए वो जो क्रिया हो रही वो कर्म है, और अगर स्वयं कर्ता का क्रिया कर रहा है तो वह कर्मक क्रिया होगी, और बाकी कर्ता ने क्रिया करके कोई दूसरा क्रिया कर रहा है तो वो कर्म होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर कर्ता स्वयं क्रिया नहीं करके कौन कर रहा है? बच्चा क्रिया कर रहा है, तो ये कर्म है। इस प्रकार से ये क्रिया कौन सी हुई? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। और बच्चा यहाँ हंस रहा है, हंस रहे हैं बच्चे, तो बच्चा स्वयं जो करता है वो हंस रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया। अगर हम क्या या किससे क्वेश्चन करेंगे तो इसका आंसर नहीं मिलेंगे। अगर अपन क्वेश्चन करेंगे बच्चे क्या हंस रहे हैं, तो इसका कोई आंसर नहीं है। बच्चे नहा रहे हैं, सो रहे हैं, तो ये जो क्रिया है, सोना, रोना, हंसना, बैठना, उठना, ये सभी क्रियाएं क्या है? अकर्मक क्रिया है। जैसे यहाँ लिख देता हूं मैं, बहुत सारी क्रियाएं होती है जो अकर्मक है, लेकिन अपने ये ध्यान रखना है कि जो क्रिया अगर कर्ता कर रहा है, अगर क्रिया करने का काम कर्ता कर रहा है, यानी कि जो क्रिया का फल कर्ता पे पड़ रहा है, तो वो क्रिया अकर्मक क्रिया होगी। जैसे सोना, उठना, बैठना, रोना, सोना, ये लिख ही दिया सोना। तो इस प्रकार से जो ये क्रियाएं हैं सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। उड़ना, लेकिन जैसे कि सुलाना सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ये तो क्या है? अकर्मक क्रिया, अकर्मक। अब इसी को सकर्मक में बदल देते हैं अपन, तो कैसे हो जाएगा? सुलाना, उठाना, बैठाना, रुलाना और उड़ाना, ये क्या हो गई? सकर्मक हो गई। तो इस प्रकार से हमें देखना है कि जो क्रिया का जो फल है वो किस पे पड़ रहा है। अगर क्रिया का फल कर्ता पे पड़ रहा है तो वो क्रिया होगी अकर्मक, और क्रिया का फल अगर कर्म पे पड़ रहा है तो वो क्रिया होगी सकर्मक। ये ध्यान रखना हमें। अब देखो एक और मैं बताता हूं आपको कि रमेश सोता है या सो रहा है, सो रहा है। ये चीज तो क्या हो गई? ये जो क्रिया है सोना, ये रमेश ही कर रहा है, तो ये क्रिया होगी अकर्मक। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लिखें कि रमेश गहरी नींद सो रहा है, तो ये क्रिया हो जाएगी सकर्मक। यहां सोना ही आ रही क्रिया, तो सुलाना नहीं आ रही, लेकिन ये क्या होगी? सकर्मक होगी। क्यों हो गई? क्योंकि यहां पर नींद है,
क्या होगी, नींद, नींद यहां पर कर्म हो गया। रमेश गहरी नींद सो रहा है। तो अगर अब हम ऐसे लिखेंगे कि रमेश क्या सो रहा है, तो गहरी नींद सो रहा है। तो नींद यहां पर क्या हो गई, यहां पर कर्म हो गया। क्या हो गया, कर्म हो गया। तो इस प्रकार से ये क्रिया है वो सकर्मक हो गई। अब जैसे एक क्रिया और है, और मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको, जैसे कि राधा दौड़ रही है। राधा दौड़ रही है, तो ये तो अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, राधा ने 100 मीटर या 200 मीटर की दौड़ दौड़ी, तो अब इसमें ये दौड़ है, ये क्या है, कर्म है। भाई राधा ने क्या दौड़ी, तो 100 मीटर की दौड़ दौड़ी। तो यहां पर जो ये कर्म हो गया, ये क्या हो गया, कर्म हो गया। तो यहां पर ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। याद रखना, हमें ये याद रखना है। अगर हम उससे जैसे कि ट्यूशन बनाते हैं किसको क्या, तो उनसे हमें गलती होने की ज़्यादा संभावना रहती है। लेकिन हमें, अगर हम समझ करके किसी भी चीज़ को समझें, रटे नहीं, ट्रिक नहीं लगाएं, समझें, तो वो चीज़ हमारे कभी भी गलत नहीं हो सकती। तो ये हमें ये याद रखना है कि जो दौड़ना क्रिया है, ये क्रिया है, लेकिन ये दौड़ एक क्या है, कर्म है जो राधा कर रही है। राधा क्या कर रही है, दौड़ कर रही है। तो कर्म क्या है, दौड़। ये दौड़ जो 100 मीटर की जो दौड़ दौड़ रही है वो कर्म है, और ये क्रिया है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई, सहकर्मक क्रिया। तो हमने आज का जो वीडियो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब ज़्यादा जो अगली क्रिया जो अपन ने आज जो प्रयोग के आधार पर क्रियाएं पढ़ी, इसके कर्म के आधार पर क्रियाएं पढ़ी, कर्म के आधार पर अगले वीडियो में हम प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रियाएं पढ़ेंगे। क्योंकि अभी उनको पढ़ेंगे तो 1.5-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में हम प्रयोग के आधार पर या संरचना के आधार पर क्रियाएं पढ़ेंगे। तो साथियों, आपको लगे कि कुछ सुधार करना है तो आप कमेंट करें, और मेरे जो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि अभी नया चैनल है, तो ग्रोथ कराओ इस चैनल को, और मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा वैसे ही। तो साथियों, पढ़ते रहें और अच्छी तरह मेहनत करें, और जो पिछला हो गया उसको भूल जाओ, बस लगे रहो। सपने अच्छे होना चाहिए, सपनों में जान होना चाहिए, जब हमें सफलता मिलेगी। और जिस प्रकार से हम सपने देख रहे हैं उसी प्रकार से हमें मेहनत करनी है। तो साथियों, लगे रहो तो आपको सफलता मिलेगी, वैकेंसी आपके आएगी। क्योंकि आप ऐसे मत सोचना कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी, बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, वो टेंशन मत लो आप। वैकेंसियों की आएगी, बिल्कुल आएगी वैकेंसियाँ, तो जो कि अभी नहीं आएगी तो बाद में आएगी, लेकिन वैकेंसी जरूर आएगी। क्योंकि बहुत सारे जो शिक्षा विभाग में, सभी विभागों में पद खाली हैं। धन्यवाद साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें।